हमारे साथ इस समय मौजूद हैं डॉक्टर खालिद खान साहब, सीएमडी हैं पारादीप परिवहन लिमिटेड के। बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कहें आपको, आपको विजनरीज कहें, आपको उद्योगपति कहें, समाज सेवी कहें, या फिर हम आपसे जब सामने बैठ रहे हैं फिटनेस कोच, क्या कहें सर आपको? सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और कहने के लिए आप मुझे सिर्फ हरदा का एक नागरिक कह सकते हैं, ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात होगी। बाकी की चीज़ें तो अपनी ज़िंदगी के साथ में आते आते जुड़ गई। सबसे पहले तो मैं इस शहर का शुक्रगुजार हूँ और फ़ख्र करता हूँ कि मैंने इस धरती पे जन्म लिया। खालिद जी, आप हरदा में पैदा हुए, एजुकेशन आपकी प्राइमरी एजुकेशन यहाँ पर हुई, होते होते आप विदेश तक पहुँच गए। हमें लगा होगा कि खालिद साहब अब हरदा में नहीं होंगे, लेकिन जब हम मध्य प्रदेश का भविष्य कार्यक्रम लेकर हरदा पहुँचे तो आप यहीं पर मौजूद थे। आप विदेश में रहते हैं, देश के अलग अलग हिस्सों में या फिर हरदा में? सर, ऐसा है कि मैं कहीं भी रहूं, मेरा दिल तो हरदा में ही रहेगा। और वक्त और हालात के साथ जब ज़रूरत पड़ी तो हरदा छोड़ना पड़ा। हरदा छोड़ा, लेकिन हरदा की यादें हमेशा मेरे साथ रहीं, क्योंकि बचपन का वो वक्त, चाहे वो अच्छा था या बुरा था, जैसा भी था, लेकिन एक बहुत अच्छी मेमोरीज़ थी जो हमारी साथ में चलती गईं और उसको कभी मैं अपने जहन से हटा नहीं सका। और इसी के तहत हरदा से निकल के अपनी ज़िंदगी की जर्नी शुरू किया और एक लंबा समय मैंने बाहर बिताया, विदेशों में भी रहा। आज भी बिज़नेस कर रहा हूँ वहाँ पर, पहले नौकरी की, फिर अब बिज़नेस कर रहा हूँ। तो ये एक तवील, एक लंबा सफ़र जो होता है ज़िंदगी का, वो तय करना पड़ा। इस बीच काफ़ी स्ट्रगल भी रहा और उस सारी चीज़ों के साथ साथ लेकिन हरदा मेरा रहा, क्योंकि यहाँ मेरे माता पिता हैं, यहाँ मेरे बहन भाई हैं और यहाँ मेरे हरदावासी मेरे बचपन के दोस्त हैं जिनको मैं कभी भुला नहीं सकता। हम दरअसल इस बात का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक स्थान से निकलते हैं जब व्यक्ति जो चाहता है वो स्थापित हो जाता है व्यापार में। आप विदेश में अपना व्यापार स्थापित कर चुके हैं, तो जाहिर तौर पर है जहाँ स्थापित हो, जहाँ पर बड़ा व्यापार हो, वहाँ पर व्यक्ति बस जाता है। हरदा लौटने की वापसी की कहानी क्या है साहब? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है आपका कि हरदा वापस लौटने की कहानी ये है कि जो शुरू से एक दिमाग में विजन था हरदा को देखने का कि हरदा का रूप ये हो और उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, व्हाट वुड बी माई कंट्रीब्यूशन, तो उस चीज़ को लेके हमेशा दिमाग में एक फ़िक्र रहती थी। और धीरे धीरे ये वक्त जो है करीब आता गया और अब ये वक्त ऐसा आया है कि मुझे लगता है कि हरदा को मेरी ज़रूरत है और मुझे हरदा की। और इसी तहत कुछ ऐसे काम जो मैं बाहर दूसरे प्रदेशों में कर रहा हूँ, मेरी कंपनी कर रही है, और इंटरनेशनल लेवल पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। उसी कामों को लेके कुछ डेवलपमेंट के काम हरदा में करना चाहता हूँ, जिससे कि हम सोसाइटी को कुछ दे सकें। आफ्टर ऑल हमारा जो भी है उसमें हमारी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा योगदान है जो उसने हमको दिया हुआ है, और उसको रिटर्न करना ये हमारी नैतिक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है और ये हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि हम सोसाइटी को कुछ दे सकें। तो इसी के तहत हम अब काम कर रहे हैं और काम करना चाहते हैं। खालिद साहब, इतनी बड़ी शख्सियत हैं आप, पहले आप युवा तो आप अभी भी हैं, लेकिन पहले जब आप हरदा में पढ़ते थे, जब हरदा को आपने पास से करीब से देखा, और अब क्या देखते हैं आप, किस स्थिति में हरदा है? देखिए, ऐसा है कि हरदा को तो बचपन से देखा है और आज तक देखते ही आ रहे हैं। परिस्थिति देखिए क्या है कि ये एक जनरेशन गैप है और एज फार एज डेवलपमेंट कंसर्न अगर मैं कहूँ तो यस, डेवलपमेंट हुआ है हरदा में,
बट स्टिल देन वी नीड टू डू अ लॉट। बहुत ज़्यादा करने की अभी ज़रूरत है हरदा को, और उसमें मैं चाहूँगा कि प्रशासन जिस तरह से अभी हमारे कलेक्टर महोदय और सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस यहाँ पर थे और उन्होंने कहा, और जो उनका विजन है या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और मध्य प्रदेश सरकार का, और उसके तहत अगर सरकार, जनता और इंडस्ट्रियलिस्ट ये तीन लोग अगर मिल जाते हैं तो फिर डेवलपमेंट को कोई रोक नहीं सकता। आज अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, हम लोग भी सुनते थे, बहुत पहले से सुनते आ रहे हैं कि गुजरात मॉडल, मतलब गुजरात में एक मॉडल तैयार हो गया जो इंडिया में एक नाम कर रहा है कि यस गुजरात है। इसी तरह से महाराष्ट्र है, इसी तरह से अदर स्टेट्स हैं जो डेवलप्ड हैं इंडिया के अंदर में, लेकिन मध्य प्रदेश का नाम बहुत कम लिया जाता था। और फिर मध्य प्रदेश में हमारा हरदा जो पहले तहसील था, उसके बाद अभी डिस्ट्रिक्ट हुआ, तो इसको कोई एक रिकॉग्नाइजेशन, एक पहचान जो होना चाहिए थी, वो पहचान नहीं थी। तो वो चीज़ के लिए अगर मैं कहूँ, और मेरा एक्सपीरियंस जो कहता है कि आज गुजरात का मॉडल अगर खड़ा हुआ है, तो वो गुजरात का मॉडल गवर्नमेंट, इंडस्ट्रियलिस्ट और जनता, इन सब को लेके खड़ा हुआ है, और ये सबका एक कोलैबोरेशन होता है, एक यूनिटी होती है, और एक साथ बढ़ने की मतलब एक योजना तैयार होती है कि हम एक दूसरे को किस तरह उठा सकते हैं, किस तरह सहयोग दे सकते हैं, क्या हम उनको एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, क्या हम उनको कॉन्फिडेंस दे सकते हैं। आज हमारा यूथ जो हरदा में है, मैं देखता हूँ, इनफैक्ट मेरी कंपनी में आज करीब 2500 आदमी जो है वो सर्विस कर रहे हैं। काफ़ी इंटरव्यू हम लोग लेते हैं लोगों को, और जब जॉब देते हैं तो उनको बहुत सिलेक्ट करना पड़ता है। तो यहाँ से जो भी लोग जाते हैं, पढ़ाई हो गई उनकी, डिग्री हो गई उनकी, काम के लिए वो लोग सक्षम हो गए, बट कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस की कमी है। वो कॉन्फिडेंस बॉम्बे का लड़के में जाइए, कैलकाटा के जाइए, या मद्रास, चेन्नई चले जाइए, वहाँ का बच्चा होगा कॉन्फिडेंटली के साथ में वो इंटरव्यू दे जाएगा, लेकिन यहाँ का बच्चा डरेगा, थोड़ा सा झेपेगा, थोड़ा सा उसको अपने आप में वो कॉन्फिडेंस की कमी लगेगी। तो यहाँ हमारे को करने की ज़रूरत है, पढ़ाई अपनी जगह पे है, वो करना है, उसके साथ साथ उनको इस किस्म के भी क्लासेस या इस टाइप की भी योजनाएं और सरकार की तरफ से होना चाहिए, जिससे कि उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए। ये चीज़ें करने की ज़रूरत है। मैं जानना चाहूँगा कि आपके व्यापार संबंधी आपने बात की, तो आपके बिजनेस क्या क्या हैं? वैसे तो बहुत सारे वर्टिकल्स हैं बिजनेस में, बट शिपिंग मेरा जो है वो कोर बिजनेस है, और मैं पारादीप पोर्ट जो उड़ीसा में है वहाँ पर इस्टेब्लिश हूँ, और उसके साथ साथ कैलकाटा पोर्ट है, हल्दिया है, विशाखापट्टनम है, चेन्नई है, बॉम्बे है। तो ये जितना पानी का काम है, पहले हम लोग जब हरदा में थे तो पहाड़ पे काम करते थे, अब पानी में चले गए, तो या तो दरिया में है या पहाड़ में। तो समंदर के अंदर में जितना भी काम है ट्रांसपोर्टेशन का, जहाज़ का, उस जहाज़ों को लाना, लेके जाना, एक जगह से दूसरी जगह कार्गो को पहुंचाना, मेनली इस लॉजिस्टिक एंड टू एंड सोल्यूशन फॉर इंडस्ट्री। और सीमेंट इंडस्ट्री के साथ हम जुड़े हुए हैं, फर्टिलाइज़र के साथ में हम जुड़े हुए हैं, इफ़को के साथ हमारी पार्टनरशिप है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे हरदा में जो भी आपको फर्टिलाइज़र दिखता है, यूरिया, डीएपी खाद, इफ़को लिखा हुआ होता है, लेकिन बैक स्टेज में सारे काम हमारे ही होते हैं। और जो पारादीप पोर्ट में इनका प्लांट है इफ़को का, उसके अंदर हमारी एक स्टेक होल्डर है, भागीदारी है, और फ्रॉम स्क्रैच टू डिस्पैच हम लोग काम करके देते हैं उनको। खान साहब, आपने देश दुनिया देखी है, तो जाहिर तौर पर टेक्नोलॉजी है उससे आप काफ़ी अवेयर होंगे। आप कह रहे हैं कि हरदा लौटे हैं, समाज को कुछ देना है, तो कुछ डीप टेक्नोलॉजिकल कुछ प्लानिंग्स हैं आपके मन में, जो कि न सिर्फ हरदा बल्कि देश दुनिया को कुछ नया मिलेगा, नवाचार मिलेगा? जी, बहुत अच्छा सवाल है सर आपका कि अभी तक जो हमारा
जितने भी वेंचर्स रहे हैं जो हमने किया है वो एक सर्विस ओरिएंटेड वेंचर थे कि हम सर्विस प्रोवाइडर थे। देन लेटर ऑन मुझे एक प्रोग्राम में रियलाइज़ हुआ कि हमको डीप टेक टेक्नोलॉजी के ऊपर में भी काम कर लेना चाहिए, बिकॉज़ मैंने देखा कि आज सबसे अच्छा बेस्ट ब्रेन इंटेलिजेंट हमारे यहाँ का यूथ अमेरिका में जाके काम कर रहा है, गल्फ में जाके काम कर रहा है, या हमारे साइंटिस्ट वहाँ पर हैं, हमारे इंजीनियर्स वहाँ पे हैं, हमारे डॉक्टर्स वहाँ पर हैं, तो व्हाई कांट दे डू इन इंडिया इटसेल्फ। और उनको जब मैंने एक प्रोग्राम में आईआईटी मुंबई में था और वहाँ पर मैंने देखा कि वहाँ के साइंटिस्ट जो हैं वो काफ़ी कुछ कर चुके हैं, बट वो चीज़ें सामने नहीं आई हैं। तो इसी दौरान कई लोगों से मैंने मीटिंग किया, वहाँ से कुछ लोगों से जानकारी प्राप्त हुई कि हेल्थ केयर के ऊपर में हम लोगों को काम कर लेना चाहिए, और वो सब्जेक्ट को मैंने लिया, बिकॉज़ हेल्थ केयर जो है आज की डेट में सबसे बड़ा चैलेंज है आज सोसाइटी के लिए भी, हमारे लिए भी, कि हमको सही डायग्नोसिस और सही मेडिसिन, सही डॉक्टर और सही चीज़ें अगर मेडिकल लाइन में मिलती हैं तो हम बहुत सारी ज़िंदगियों को बचा सकते हैं। देखिए, मौत और ज़िंदगी तो ऊपर वाले के हाथ में है, उसने अपने इख्तियार में रखा हुआ है, लेकिन हमारी क्या कोशिश होती है एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न कि हम चाहें कि जितना भी हेल्थ केयर के ऊपर में काम करना है तो उसके ऊपर में हमने अभी कई महीनों से, बल्कि 1.5 साल से ऊपर हो गया, और हमने अभी काम किया है कि एक सिस्टम तैयार किया है, एक अर्ली कैंसर डिटेक्शन जो अभी तक पूरे वर्ल्ड में नहीं है, और ये हमारे साथ में हमारे बोर्ड में है, आईआईटी मुंबई के साइंटिस्ट हैं डॉक्टर वर्मा, और हमारे साथ और भी 3 अलग अलग डिपार्टमेंट से साइंटिस्ट हैं। उन्होंने ये फार्मूले को तैयार किया, और ये जो चीज़ है ये नॉन इन्वेंसिव है कि आपको इसको बॉडी को टच नहीं करना है, ना आपको बायोप्सी लेना है, ना आपका ब्लड लेना है। ये रेस्पिरेटरी सिस्टम से आप अगर फूंक मारेंगे और 15 मिनट के अंदर में ये डिटेक्ट करके देगा कि आपकी बॉडी के अंदर में कैंसर है। और स्पेशली हमने जो तैयार किया है वो लंग्स कैंसर के ऊपर में रिसर्च करके इसको तैयार सर किया। आपने जो बात का जिक्र किया, फिर सुनना चाहेंगे कि आपकी बॉडी को टच नहीं करेंगे और बॉडी में यदि कैंसर जैसे सिम्टम्स हैं या कैंसर है पता चल जाएगा, कुछ अचंभित करने वाला नहीं है? फिर से आप एक्सप्लेन करेंगे इसे? जी, ये एक्चुअली क्या है कि अभी तक ये टेक्नोलॉजी है नहीं सामने, क्योंकि अगर कोई कैंसर पेशेंट होता है, फॉर एग्जांपल लंग्स, अगर लंग्स को हम लेते हैं तो लंग्स में पेन कब स्टार्ट होता है? जब वो 3rd स्टेज पे होता है। जब 3rd स्टेज पे आ गया, जब इंसान को पता लगा कि मेरी बॉडी में पेन हो रहा है, अब वो पेन को लेके अगर डॉक्टर के पास जाता है, वो एग्जामिन करता है, वो उसके टेस्ट करवाता है, और उन टेस्ट के अंदर में जो सबसे ज़्यादा खतरनाक टेस्ट होता है वो होता है बायोप्सी। कैंसर का एक सिस्टम है कि कैंसर अगर अंदर है और वो अंदर उसको छेड़ा नहीं गया है तो वो जगह पे कुछ दिन रह जाएगा, और अगर आपने उसको छेड़ दिया है तो फिर वो अपनी एग्रेसिवनेस पे आ जाता है और वो फैलना शुरू कर देता है। तो जब हमने ये सिस्टम को तैयार किया कि अगर हम बॉडी को टच करते हैं या लैब में जाके इसकी रिपोर्ट को निकालते हैं तो ये जनरल हो जाएगा, तो हमारे साइंटिस्ट की ये सोच थी कि हम बॉडी को टच ही नहीं करें, हम सिर्फ फूंक मारेंगे और उस कंपार्टमेंट के अंदर में आपकी एयर चली गई, वहाँ से लेज़र लाइट्स अंदर में दी हुई हैं, और वो एक यूनिट है उसके अंदर में लेज़र से वो आपके सांसों से जो चीज़ें निकली हुई हैं उनको वो वहाँ जाके फोड़ देगा, जो कि इंसान देख नहीं सकता उसको, वो बहुत माइक्रो से माइक्रो होती हैं, तो उनको देखना नामुमकिन है। और वो लेज़र से जब वो फूटने के बाद में उसके अंदर अगर कैंसर के कोई सिम्टम्स नज़र आएंगे तो वो 15 मिनट के अंदर आपको रिजल्ट दे देगा कि ये सिस्टम पे यहाँ पर है। फिर आप अपना डायग्नोसिस में चले जाइए। अर्ली डिटेक्शन हो जाने से आप लाइफ को सेव कर सकते हो, इसको 3rd स्टेज में जाने से बचा सकते हो। यानी हम दर्शकों के लिए सरल शब्दों में समझें कि हम फूंक मारेंगे
और मशीन बता देगी कि आपको कैंसर है या नहीं है तो किस ऑर्गन में है। हाँ, अभी हमने जो तैयार किया है वो लंग्स के ऊपर में है, और एक और हमारा उसी के अंदर में सिस्टम ऐड करने जा रहे हैं, जो कि आज हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है हमारे माँ बहनों के लिए, जो आज हॉस्पिटल्स में जाते हैं और उनको कई जगहों पर ऐसी जगह पे कैंसर्स होते हैं जो कि वो दिखा भी नहीं सकते, बता भी नहीं सकते। तो उसी फार्मूले के ऊपर में वो भी हम तैयार कर रहे हैं, और उसमें लंग्स होगा, ब्रेस्ट कैंसर होगा, और आपका जो इंटेस्टाइन में जो कैंसर्स होते हैं उसके सेल्स होते हैं वो पता लगा देंगे हम। सर ये क्या आप कहें कि ये तो जादू की सांस होगी, जादू की मशीन होगी कि आप फूकेंगे वो पता चल जाएगा कैंसर के बारे में। ये मार्केट में कब आ रही है डिवाइस? सर इसका हमने इंटरनेशनल आईपी जो होता है, इंटरनेशनल पैटर्न कर दिया है, और वो एक्सेप्टेड भी हो गया है। हमारा यूनिट भी तैयार है और मेडिकल ट्रायल के लिए हम लोगों ने दिया हुआ है, और मेडिकल ट्रायल कंप्लीट होने के बाद में जो भी हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जितनी फॉर्मेलिटीज़ हैं और जो हमको उसके लिए परमिशंस लेनी है वो मिल जाने से आई थिंक ये 6 महीने मैक्सिमम ये मार्केट में आ जाएगा। मेरा इसी से जुड़ा एक और सवाल है, क्योंकि आप लोगों की बात कर रहे थे ना कि समाज सेवा की, तो ये डिवाइस है ये सिर्फ पैसे वालों के लिए रहेगी या फिर हम देखें कि जो आम व्यक्ति है वहां तक कैसे पहुंचेगी? नहीं नहीं, ये आम व्यक्ति के ही लिए है, क्योंकि आज गांव से एमआरआई करने के लिए आदमी इंदौर जाएगा, लेकिन हम गांव में एमआरआई को पहुंचा रहे हैं। ये ऐसा यूनिट है कि आप इसको अपनी कार में रख के ले जा सकते हैं, और आप किसी भी गांव में जब आप हेल्थ कैंप करते हैं, यहाँ पर शायद जो भी डॉक्टर्स होंगे वो बहुत अच्छी तरह से ये सब्जेक्ट को समझ सकेंगे। तो अगर आप हेल्थ कैंप में ये मशीन को ले जाके रख देंगे, और अगर 2000 आदमियों को आपने टेस्ट करना है तो आपको कम से कम 3 घंटे के अंदर में 2000 आदमियों का टेस्ट रिपोर्ट भी सामने आ जाएगी, और वो वहीं टेस्ट होगा जहां उनका घर है, गांव है। उनको हॉस्पिटल में जाने की ज़रूरत नहीं है, उनको किसी जगह डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आम आदमी के ही लिए बनाया गया है, और इसी को प्रिवेंट करने के लिए, जो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर होती है उसको करने के लिए हम लोग माइनिंग का काम करते हैं, क्योंकि मैं माइनिंग से जुड़ा हुआ हूँ और मुझे पता है कि माइनिंग, फर्टिलाइज़र ये कितने डेंजर प्रोडक्ट होते हैं कि ये इंसान की जान के ऊपर में बहुत भारी पड़ते हैं। तो इनमें जो वर्कर्स काम करते हैं हम उनमें टेस्ट करेंगे, हम इनको रूरल एरिया में टेस्ट करेंगे, वहाँ पर जाके आम जनता तक इसको पहुँचा देंगे, और इसकी कोई ऐसी भी फीस नहीं होगी जो अफोर्डेबल नहीं है। आज एमआरआई आदमी कराने जाता है 8000 से 10,000 लगता है, उसके बाद में भी हो सकता है कि उसकी रिपोर्ट के ऊपर में डाउट होता है, लेकिन यहाँ ये 100% प्रूवन होगा और उसके ऊपर में कोई डाउट या डिस्प्यूट नहीं होगा, और उसको कोई चार्जेस भी नहीं है। अद्भुत टेक्नोलॉजी है, एक बार जोरदार तालियां बजती हैं, क्योंकि देश दुनिया में इस तरह की डिवाइस अब तक नहीं है। और जो खान साहब बता रहे हैं, डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि फूंक मारेंगे और कैंसर है या नहीं है तो किस स्तर का है, किस स्टेज का है, इसकी जानकारी लगेगी। बड़ी ही नए टेक्नोलॉजी है, बता रहे हैं कि अगले 6 महीने में भी आने वाली है। अखिलेश जी, आप क्या जानना चाहेंगे डॉक्टर साहब से? मेरा एक सवाल है कि आप हरदा की जन्मभूमि से हैं और आपने विदेशों में काम किया है, आप बहुत जगह जुड़े हैं, बिजनेसमैन है, बड़े बिजनेसमैन हैं। एक छोटे से ज़िले में आपने क्या सोच के रखा कि आप हरदा में कुछ अचीव करना चाहेंगे? कुछ सोच के रखा है, कुछ काम, या जिसे आप बात करें कि हरदा में बेरोज़गारी है या नहीं है, तो आप क्या हरदा को देना चाहेंगे? वो क्या चीज़ें होंगी? देखिए अखिलेश जी, फर्स्ट ऑफ ऑल रहा सवाल बिजनेस का या मुझे यहाँ से कुछ लेना है, तो वो सोच अभी मेरी नहीं है। मैं यहाँ पर बहुत कुछ करना चाहता हूँ। इंडस्ट्री, जैसा कि हमारे कलेक्टर महोदय ने कहा है कि यहाँ पर अभी आगे आने वाले टाइम में, जिस टाइम में कनेक्टिविटी बन जाती है हरदा के लिए और हम जुड़ जाते हैं नेशनल हाईवेज से, और एयर ट्रैफिक सिस्टम हमारा ठीक हो जाता है, तो जैसे कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट आएगी। तो यहाँ पर अभी वर्जिन प्लेस हैं, यहाँ पर बहुत कम इंडस्ट्री हैं जिनको आप उंगलियों पे, फिंगर पे गिन सकते हैं। तो यहाँ कई चीज़ें की जा सकती हैं जिसके अंदर में हमारा
ग्रीन एनर्जी के ऊपर में प्लान है, वो मैं करना चाहता हूँ। दूसरा, फूड प्रोसेसिंग एग्रीकल्चर के ऊपर में उसको एक नया मोड़ देना चाहता हूँ, उसके ऊपर में हमारी टीम अभी काम कर रही है। दूसरा, एक फॉरेस्ट के ऊपर में मैं काम करना चाहता हूँ, क्योंकि जो भी हमारे जंगल्स हैं और उनके अंदर में हम क्या और चीज़ें डेवलप कर सकते हैं जो हमारे पास में इतना बड़ा मध्य प्रदेश में और स्पेशली हरदा, बैतूल और ये साइड के इलाके में जो लैंड बैंक पड़ा हुआ है, ज़मीनें पड़ी हुई हैं जिसका कोई काम नहीं हो रहा है। तो हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मध्य प्रदेश को साथ में लेके कई प्रपोजल हम लोगों के पाइपलाइन में हैं। डाउन द लाइन इंशाल्लाह आपको जल्दी ही न्यूज़ मिलेगी और आप देखेंगे कि कुछ काम शुरू हो गया है। डॉक्टर साहब, एक बार बात का हम जरूर आपसे जिक्र करना चाहेंगे कि एक दौर ऐसा था कि हरदा में आप ऑटो लेकर आ गए थे और हरदा की सड़कों पर ऑटो लेकर घूमा करते थे। जरा घटना बताएंगे, क्योंकि आप जिस परिवार से थे उस समय कहा जाता था कि ऑटो निकल कर चलना मतलब एक जहाँ से गुजरेंगे वहाँ शर्म की बात होगी, लेकिन हमको जानकारी लगी है कि आप ऑटो लेकर हरदा की सड़कों पर घूमा करते थे, लोगों को सवारियों के तौर पर पीछे बिठाया करते थे। ये सच है। और मैंने जब एक अच्छी फैमिली में जन्म लिया और वेल टू डू फैमिली थी, बट हालात जो होते हैं वो सबके साथ में कभी ऊपर है कभी नीचे हैं। तो एक टाइम हमारी फैमिली का भी ऐसा आया था कि हम लोग बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहे थे। तो उस दौरान में एक्चुअल बचपन से कुछ सोच मेरी अलग करने की होती थी। और जब मैं रेलवे स्टेशन पे जाता था तो वहाँ रिक्शा जो देखता था, जो मैन पुलर होता था, जो आदमी को आदमी खींचता था, 3 चक्के वाला साइकिल रिक्शा, अब नहीं है हरदा में, पहले हुआ करते थे। और वो गर्मी में परेशान होके 3-4 आदमियों को बैठा के वो रिक्शा में बैठा के यहाँ स्टेशन से घंटाघर तक लेकर आता था। तो इट वाज माइंड में आता था, यार ये कैसा सिस्टम है, ये नहीं होना चाहिए। उससे अच्छा टांगा था कि घोड़ा कम से कम एक ये है मजबूत जानवर है, वो उसको लेके जा रहा है तो ठीक है, लेकिन बट इंसान इंसान को खींच रहा है। तो जब जिस टाइम में परिस्थिति आई ऐसी कि कुछ हमको करना पड़ेगा अलग हट के ज़मीनों से या खेती बाड़ी से या फॉरेस्ट में जो जंगलात हम लोग लेते थे उससे, तो मैंने पापा को कहा कि पापा एक काम करते हैं, अपन ऑटो रिक्शा लेते हैं। तो पहले हंसे, कहने लगे यार तू क्या कर रहा है, बोले ऑटो रिक्शा चलाएगा। तो मैंने कहा पापा बुरा काम नहीं है, आप हमेशा कहते थे कि काम वो करो जो कानून की हद में हो और जनता के फ़ायदे के हो। तो ये काम ऐसा है कि दोनों में चलेगा। मैं बहुत छोटा था, ज़्यादा बड़ा नहीं था उस टाइम में। तो मैंने कहा ये दोनों काम अच्छे हैं। एक तो क्या जनता को फ़ायदा होगा, वो ये है कि वो रेलवे स्टेशन से, क्यों हरदा में रोड ही नहीं होते थे, रेलवे स्टेशन से घंटाघर तक जाने में रिक्शा में आधे घंटे से ऊपर लगता था, साइकिल रिक्शे में, और ये ऑटो 5 मिनट में पहुंचा देगा। तो एक तो ये कि जल्दी काम हो जाएगा, दूसरा ये कि जनता को फ़ायदा और अपने को पैसे भी मिल जाएंगे। तो फिर उनके कुछ समझ में आया, कहने लगे यार तेरी खुशी है तो कर ले। फिर इंदौर चले गया, इंदौर से ऑटो रिक्शा ख़रीद के लाया। फर्स्ट ऑटो रिक्शा जो है हरदा में वो मैंने ही इंट्रोड्यूस किया, और उसके बाद में फिर ये सिलसिला शुरू हुआ और काफ़ी देर तक लोग इसको देखते रहे। फिर लोगों के अंदर में लगा कि यार काम अच्छा होना चाहिए, तो लोगों ने अपने टांगे और ये बेच के बैंक से मैंने ही उनको लोन करवाया। जैसा मेरे को लोन मिला था, देना बैंक ने लोन दिया था, तो उनको भी लोन करवाया। लोन करा के मैंने कहा डालो ऑटो रिक्शा। तो आज आप देखते हैं कि हरदा की सड़कों पर जो ऑटो रिक्शा घूम रहे हैं, ये मेरा ही इन्वेंट था और मैंने ही करके दिया था। 6 महीने के बाद फिर मैं बॉम्बे चला गया, बॉम्बे जाके वहाँ अपना काम स्टार्ट किया। खालिद साहब, बहुत संक्षेप में, एक तो ये कि काम कोई बड़ा नहीं होता, कोई छोटा नहीं होता, और ऑटो रिक्शा चलाकर भी इस मुकाम पर पहुंचा जा सकता है। एक यूथ के लिए क्या आपका मैसेज है? और बड़ा ही संक्षेप में आपकी फिटनेस को लेकर भी जानना चाहेंगे, क्या शेड्यूल रहता है, बड़ा संक्षेप में। सर इन 2 वर्ड्स, देखिए फिटनेस ऐसी है कि वो एक जुनून होता है इंसान का, और जब अच्छा लगता है एयरपोर्ट पे या कहीं पर कोई पुलिस के जवान या CISF के मिलते हैं और वो पूछते हैं कि सर आपकी एज क्या है, तो
तो उस टाइम में एक अच्छा लगता है। और बचपन से ही मैं स्पोर्ट्स में काफ़ी रुचि रखता था और मुझे फिटनेस पसंद भी थी और कुछ जेनेटिक्स भी हैं, जेनेटिकल भी हम लोग स्ट्रांग बिल्ड से रहे, तो उसके लिए मेरा शेड्यूल रहता है। मैं हफ्ते में 5 दिन जिम ज़रूर करता हूँ और अपने 24 घंटे में मेरा ये मानना है और हर आदमी से भी कहता हूँ कि आप कुछ भी करिए लेकिन अपनी हेल्थ के लिए 24 घंटे में 1 घंटा दीजिए। द 1 hour इज़ मोर देन इनफ फॉर यू फॉर योर हेल्थ, वो ज़रूरी है। जोरदार तालियां डॉक्टर खालिद साहब के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे चर्चा करने के लिए। और आपने देखा कि एक ये बड़ा मैसेज है कि आप कितनी ही बड़ी से फैमिली से हों, लेकिन परिस्थितियां जब बनती हैं तो कोई काम छोटा नहीं होता, कोई काम बड़ा नहीं होता, और छोटा काम करके भी एक बार फिर से बड़ा बना जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे चर्चा करने के लिए। बिल्कुल सही कहा राकेश जी, कोई भी छोटा काम कर कर बड़ा बना जा सकता है। जिस तरीके से डॉक्टर साहब कैंसर के लिए काम कर रहे हैं कि फूंक लगाएंगे और कैंसर की समस्याओं का पता चल जाएगा, उससे ही समझ में आता है कि डॉक्टर साहब कितना काम जो है हरदा को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं।